नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द केशव पंडित शो और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं हमारे प्रकाश मिश्रा जी, जो प्रदेश प्रभारी हैं बिहार से सवर्ण आर्मी के। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश साहब आपका एटीवी न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके माध्यम से जितने भी आपके चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनको बताइए। देश के अंदर जो अब सवर्णों को डर लगने लगा है, 2014 से तो सवर्ण ही लगातार मोदी को उठा रहे थे। उसके बाद में सवर्ण कहते थे कि भाई मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे, आप चाहे जो कर लीजिए। लगातार बातचीत उठ रही थी, मोदी जी लगातार चल रहे थे। अब विजय सिन्हा जैसे मंत्री अब कह रहे हैं कि सवर्ण के केवल अकेले वोट से हम नहीं जीतते, इसलिए आपका विरोध जो है वो बेकार है, व्यर्थ है। यूजीसी, कुछ लोग कह रहे हैं कि उल्टी गिनती चालू हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूजीसी लाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि वो नए भारत की नई कांग्रेस है। लेकिन सवर्ण आर्मी से हम शुरुआत करते हैं। क्या सोच करके आपने गठन किया था? आपको लग रहा था, भविष्यवाणी जो है पहले से पूर्वाभास हो गया था आपको कि सवर्ण आर्मी इसलिए बननी चाहिए स्पेशल सवर्णों के लिए, मोदी का हिंदुत्व काम आगे चल के नहीं आएगा? ये आपको पहले से पूर्वानुमान हो चुका था कि सवर्ण आर्मी की जरूरत है, सवर्ण आने वाले समय में अकेले पड़ जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे, और बहुत जरूरी है सवर्णों की बात करना, जो आपने बहुत पहले से शुरू की। कुछ लोगों ने कहा, वे विरोध किया, अरे भाई हिंदुओं के इतने संगठन हैं, सवर्ण आर्मी की क्या जरूरत है? ऐसे समय में सवर्ण आर्मी बना करके हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं क्या? प्रकाश मिश्रा जी सवर्ण आर्मी ला रहे हैं। लेकिन आज उसकी अहमियत क्या अब सवर्णों को महसूस हो रही है? कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि सवर्ण आर्मी की जो नींव पड़ी थी, जो बुनियाद जो डाली गई थी, वो इसी चीज को लेकर के कि हम तोड़ने नहीं, जब आप अकेले पड़ेंगे तो आपका साथ देने के लिए हम खड़े हैं। जी देखिए, आपका एक सवाल में तीन तीन सवाल हो चुका है। और आज देख रहे हैं जिस प्रकार से यूजीसी में सवर्णों का उबाल आप देख रहे हैं, जो मैं इस पे भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपकी उस बात का जवाब देता हूं जो आपने कहा कि 2014 से नरेंद्र मोदी, तो 2014 से नरेंद्र मोदी को ही सवर्ण कभी सपोर्ट नहीं किए हैं। सवर्ण के सपोर्ट से 60 बरस सरकार सत्ता कांग्रेस ने भी चलाया है। उसके बाद से मोदी जी भी आए और मोदी उनको खुलकर सपोर्ट किए। मोदी जी ने मंदिर बनवाया, हमने उसका स्वागत किया। मोदी जी ने थाली बजवाई, हमने उसका स्वागत किया। मोदी जी ने ताली बजवाई, हमने उनका स्वागत किया। लेकिन मोदी जी ने करना क्या चालू किया? मोदी जी सवर्णों को अपना वोट बैंक समझ के कि ये सवर्ण कहीं नहीं जाएंगे, इन पे जितना भी आप अत्याचार कर लीजिए ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। मोदी जी ने सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट से बनाई गई कानून को रातों रात पलटकर एससी एसटी एक्ट जैसा खतरनाक जो कानून बनाया, जिसमें आप देख रहे होंगे किस प्रकार से सवर्ण पीड़ित हो रहे हैं। एक बात हमको बताइए कि इस देश का उच्च न्यायालय अगर किसी को मौत की सजा देता है तो वो भी उनसे पूछता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। लेकिन एससी एसटी एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया, रातों रात संसद में इस कानून को सुप्रीम कोर्ट को पलटा गया और ऐसा प्रावधान किया गया कि हमसे हमारी आखिरी इच्छा भी नहीं पूछी जाती है। चलो, वहां तक भी हमने इनको सपोर्ट किया, उसके बाद भी हमने सपोर्ट किया इनको। उसके बाद इन्होंने क्या किया? अच्छा, एक बात बताइए कि 2012 में जो बनी है, इस बिल का नाम था, 2012 में जो बिल बनी थी उस बिल का नाम था 13 जनवरी को बनी ये नई बिल 2026 जो आई है। और 2012 में जो बिल बनी थी उसका नाम था, नया गाइडलाइंस था, एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस 2012 की थी। उसको पलटकर इन्होंने यूजीसी किया। यूजीसी में क्या किया इन्होंने? यूजीसी में इन्होंने किया, एससी एसटी तो थे पहले से ही, उसके बाद इन्होंने किया उसमें ओबीसी को जोड़ा। और ओबीसी जोड़ा, वहां तक हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, वहां तक हमारी इनसे कोई मतलब नहीं है। आपने ऐसा किया कि उस संस्थान में जो भी उसका प्रमुख होगा या जो भी उसका प्रतिनिधित्व करेगा, या तो एससी होगा, या तो एसटी होगा, या दिव्यांग होगा, या फिर वो ओबीसी होगा, उसमें आपने सवर्णों को क्यों नहीं डाला? और अगर सवर्ण का कोई छात्र, ये जो बिल आया है, इस बिल में अगर सवर्ण का कोई छात्र बोले या ना बोले, अगर एससी एसटी वाले या ओबीसी वाले
अपने प्रमुख को ऑनलाइन करना है कंप्लेन। ऑनलाइन अगर वो कंप्लेन कर देता है कि प्रकाश मिश्रा ने हमको गाली दिया, प्रकाश मिश्रा ने हमारे ऊपर ये आरोप लगाया, सीधे तौर पर हम आरोपी हो जाते हैं। आपने सवर्णों को ऐसे ही आरोपी मान लिया। और ऐसा भी है कि आरोप लगने के बाद हम खुद निर्दोष है, ये हमको खुद साबित करना है। हम कहाँ साबित करेंगे भाई? हम किसके पास जाएंगे साबित करने के लिए? हम साबित करने जहां जा रहे हैं वहां भी प्रतिनिधि उसका SC है, ST है, OBC है। हम अपनी पक्ष रखे तो कहां रखे? सवर्णों को ये सरकार लाचार कर दिया। जो आपने बात बोला एकदम ठीक बोला कि UGC मतलब उल्टी गिनती चालू। एक बार बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करने वाले आज भी सत्ता में आने के लिए तरस रहे हैं। भूरा बाल मतलब भूमिहार, ब्राह्मण और लाला, इन तीनों को साफ करो बिहार राज्य से। तो जो ये नारा दिया था वो आज भी तरस रहे हैं सत्ता में आने के लिए। नरेंद्र मोदी ये ना भूलें कि सवर्ण एक ऐसी ताकत है, सवर्ण ही इस देश का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इस देश की लड़ाई में सबसे पहले कोई बिगुल फेंकने वाला था वो मंगल पांडे थे। कोई SC नहीं गया था गोली चलाने के लिए, कोई ST नहीं गया था गोली चलाने के लिए, कोई OBC नहीं गया था गोली चलाने के लिए। सबसे पहला गोली चलाने अगर कोई गया था तो वो मंगल पांडे थे। इनको अच्छी तरीके से ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से सवर्ण आपको सत्ता में बैठा सकती है, ये सवर्ण आपको सत्ता से उखाड़ भी फेंकती है। और अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो ये निश्चित मानकर चले नरेंद्र मोदी कि इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। जी, एक सवाल हमारा और था कि जो सवर्ण आर्मी को लेकर के जो आपने पहले से जो बनाई और इसका विरोध भी बहुत ज्यादा हुआ, बहुत लोगों ने किया। ये मेरा एक प्रमुख सवाल था कि सवर्ण आर्मी को लोग कहते थे कि नहीं हिंदू संगठन, मैं इसके जवाब आपको देता हूँ। बजरंग दल है, तो इतने संगठन होने के लिए के बावजूद सवर्ण आर्मी क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई? ये सब अलग है, ये अलग अलग कर देंगे जातियों को। जी, मैं इसकी जवाब आपको देता हूं। सवर्ण आर्मी इसलिए जरूरी है भारत में, सवर्ण आर्मी इसलिए जरूरत है। एक बात बताइए, SC ST हो, आपने SC ST का कानून देखा है, आपने उसके क्रियान्वयन को भी देखा है। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि SC ST में 60% ऐसे केस हैं जो फर्जी है। और लगने के बाद, केस लगने के बाद 10 बरस के बाद, 20 बरस के बाद वो निर्दोष होकर माननीय न्यायालय से आता है। बताइए कि उसकी भरपाई कौन करेगा? और स्वर्ण आर्मी इसलिए जरूरी है कि तमाम तरह के संगठन हैं। ब्राह्मणों का अलग संगठन है, क्षत्रियों का अलग संगठन है, लाला का अलग संगठन है, भूमिहारों का अलग संगठन है। सवर्ण मतलब सवर्ण में चारों जातियां, और जब चारों जातियां आ जाएगी, आपके हाथ में 5 उंगली है, अगर इस हाथ से एक उंगली भी कट जाए तो आपकी कोई काम नहीं होगा। ये सब सोचने के बाद ही स्वर्ण आर्मी का गठन हुआ है। और स्वर्ण आर्मी क्या कर रही है और क्या कर रही थी और किस लिए बनी है, ये भली भांति आज स्वर्णों को समझ में आ रहा है। सवर्ण आर्मी ही सबसे पहले इस UGC बिल का विरोध करना स्टार्ट की है। अभी तक तो सवर्णों को प्रताड़ना किया जा रहा था, सड़क पे प्रताड़ना किया जा रही थी। अब तो हमारे बच्चों का शिक्षा भी छीना जा रहा है। ये सरकार तो हमारी बच्चों का शिक्षा भी छीनने पर आ गई है। एक बात बताइए, विश्वविद्यालय में जहां पे बनिया के भी लड़के पढ़ते हैं, SC के भी लड़के पढ़ते हैं, ST के भी लड़के पढ़ते हैं, भूमिहार के भी लड़के पढ़ते हैं, और सभी मिलजुल कर आराम से पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, वहां पे भी इन्होंने जातीयता ला दी। उनके मन में जहर घोला जा रही है, सरकार घोल रही है। तो आप बताइए कि इस देश में स्वर्ण आर्मी क्यों नहीं जरूरी हो? सवर्णों को बात करने आखिर कौन जाए? ना सरकार सवर्णों की बात करती है, ना कोई संगठन सवर्णों की बात करता है। तो स्वर्ण आर्मी क्यों नहीं भाई सवर्णों की बात करेगी अपने? सवर्ण आर्मी पे कटाक्ष करने वाले एक बार हमको ये बताया ना कि भीम आर्मी की क्या जरूरत थी। इस देश में भीम आर्मी की क्या जरूरत थी? जब इस देश में भीम आर्मी की जरूरत है तो स्वर्ण आर्मी की क्यों नहीं जरूरत है भाई? हम संगठन बनाए तो जातीयता फैला रहे हैं, और आप बनाए तो क्या कर रहे हैं? जी, बाबा बागेश्वर धाम ने यात्रा निकाली और कहा कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई।
आपको लग रहा है क्योंकि लगातार आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कोई संगठन ऐसा आया SC ST का, कोई OBC का संगठन उठ करके आया और कहा हो कि हम साथ हैं, चारों भाई एक साथ रहेंगे, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। ये जरूरी है, इसके लिए समानता के लिए, एक साथ के लिए बराबरी का मौका अगर देखिए दे रहे हैं तो मिलना चाहिए। संविधान को दांव पर रख करके तो ये नहीं बनाया गया UGC। जी देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बाबा बागेश्वर धाम जब यात्रा निकाले थे कि हम सभी एक हैं, तो निश्चित तौर पर हम उनका समर्थन किए, निश्चित तौर पर हम उनका समर्थन किए और हम करते भी हैं। लेकिन एक बात बताइए, समानता का ठेका सिर्फ स्वर्ण ने उठा रखा है। समानता तो तब होती है ना जब सबकी भागीदारी एक होती है। हम कहाँ किसी बागेश्वर धाम के और किसी अगर कोई हिंदुत्व की बात करता है, कौन हिंदुत्व की बात करता है? हिंदुत्व की बात करने वाला भी सवर्ण ही है, दूसरा कहाँ है बात करने वाला? अगर बागेश्वर धाम यात्रा निकालते हैं तो उनको हम समर्थन करते हैं। कोई भी हो इस देश में, कोई भी हो, अगर हिंदुओं को संगठित करना चाहता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। हम कहाँ पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम जातीयता कहाँ कर रहे हैं, ये हमको बताइए। जी 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब आई तो लोगों को उम्मीद जगी कि आरक्षण से अब कम से कम निजात मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, और अगर आरक्षण रहेगा भी तो गरीबी के आधार पर, आर्थिक जो है आरक्षण रहेगा जो आना चाहिए। गरीब जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी जाति या समुदाय के हों, उनको लाभ मिलेगा, सरकार ऐसा करेगी, ऐसी अपेक्षा जो है की। लेकिन ये अपेक्षा कतई नहीं गई थी जो जाति से ऊपर उठने की बात कर रही हो कि जात पात की करो विदाई, ये तो सरकार का नारा था। लेकिन वही सरकार अब जाति पात जो है करने लगी, जात पात खेलने लगी है कि नहीं अब जात जात तो हमने खेलनी है, बहुत जरूरी है सत्ता में रहने के लिए। ऐसे भी क्या मुसीबत पड़ गई थी भाई कि UGC में आपको ये संशोधन करना पड़ा। आप तो यहाँ पर एक देश एक कानून की बात आप करते हैं, एक देश एक संविधान की बात करते हैं, एक देश एक झंडे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी वन नेशन टू एजुकेशन की थ्योरी अब लॉन्च क्यों कर रही है? क्या जरूरत है उसको? जी भाजपा सरकार इस देश में UGC लाई है। भाजपा इस सरकार इस देश में SC SC जैसा खतरनाक एक्ट लेकर आई है। भाजपा सरकार को तो लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन भाजपा ने लाया क्या? भाजपा ही नहीं, इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियां सवर्णों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझती है, सवर्णों के लिए। अभी देखिए धर्मेंद्र प्रधान, अभी एक आया था आपको, अभी प्रधान जी आज क्लियरिफिकेशन दे रहे थे। हमें क्लियरिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें ये नहीं सुनना है कि आपके साथ जाति नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप कहां कहां तक देखेंगे? मान लीजिए कि आपके चैनल में आपका कोई वरिष्ठ पदाधिकारी वो SC है और आपका मालिक भी ST है और आपका एडिटर भी OBC है, आप किसके पास जाएंगे अपनी बात कहने के लिए? आप उसी के पास जाएंगे ना बात करने के लिए, आप सरकार से तो कहेंगे नहीं। बिल्कुल। तो कैसे नहीं हमारे साथ भेदभाव होगी? भाजपा सरकार सवर्णों को कुछ नहीं समझ रही है और यही उसका भूल है। भाजपा सरकार को ये भली भांति समझ जाना चाहिए कि ये सवर्ण ही इस देश में सरकार चलाते हैं। सवर्ण को इतना ताकत है कि आपकी सरकार बना भी सकते हैं और आपको कुर्सी से उतार भी सकते हैं। और इसका बिगुल फूक चुका है। 8 तारीख को दिन रविवार 11 बजे मैं भाजपा पटना के कार्यालय का घेराव करने जा रहा हूं और आप देखिएगा कि कितना मैं वहां पे भीड़ जुटाता हूं और कैसे अपना विरोध दर्ज कराता हूं। जी प्रकाश मिश्रा जी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो अभी तक शायद ही किसी चैनल पर उठाया गया हो, किसी मंच पर उठाया गया हो या किसी के जेहन में आया हो। बहुत लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, पारसी भी, एक तरह से हम कहें तो उनकी तरफ से कमेंट आ रही है कि देखिए आप तो मोदी के खिलाफ जब कोई जाता था तो आप देश विरोधी उसको बोल देते थे, आज आप स्वयं जा रहे हैं तो क्या आप उस लाइन में खड़े हैं कि नहीं है? लेकिन UGC पर मैं बात करना चाहता हूं कि वहां तो जो कमेटी, इक्विटी कमेटी की बात जो की गई
कि इक्विटी ऑफिसर के हाथ में आपकी डिग्री है, तो उसमें केवल सवर्ण ही क्यों, सवर्ण तो लड़ाई अपनी भी लड़ रहा है, मुसलमान की भी लड़ रहा है, सिख की भी लड़ रहा है, ईसाई की भी लड़ रहा है, जैन की भी लड़ रहा है, पारसी की भी लड़ रहा है, क्योंकि उस कमेटी में तो जैन, पारसी, सिख भी तो नहीं जाने वाले हैं। स्टूडेंट तो हो सकता है, लेकिन सवर्ण के साथ साथ में वहां पर तो सभी शामिल हैं। लेकिन ये क्या ऐसा है, मेरे मन में डाउट है कि इनको भी कह दिया गया कि नहीं, आप भी SC ST की तरफ हैं, केवल ये लड़ाई सिर्फ सवर्णों की है, ये सिर्फ सवर्ण ही शामिल नहीं किए जाएंगे, या फिर सवर्णों के साथ साथ में जो मजाक उड़ा रहे हैं, अभी उनको पता ही नहीं कि हम भी उसी हाशिए पर हैं, हमारे लिए भी, हमारा भी गला रेतने की तैयारी सरकार ने कर ली है जी, बस उनको आभास नहीं। सवर्णों पे कैसे किसी समुदाय के संगठन और किसी धर्म के संगठन मजाक उड़ा रही है? कब कहा है मोदी जिंदाबाद? हम मोदी जिंदाबाद कभी नहीं कहते हैं। जो काम करेगा अच्छा, हम उसकी जिंदाबाद करते हैं। सवर्ण तो हमेशा राष्ट्र का सेवा किया है, किसी व्यक्ति का सेवा नहीं किया है। सवर्ण समाज कभी भी अपने राष्ट्र का सेवा किया है, कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का सेवा नहीं किया है। अगर व्यक्ति विशेष का ही सेवा किया होता तो हम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का गुण अभी तक गाते रहते। वो भी तो पंडित थे, हम भी उनका गुण गाते रहते। हमने नहीं किया, और जिस जद में हम हैं उसी जद में आप भी आओगे एक दिन। आपको हमने कभी भी मोदी जिंदाबाद नहीं जी, जो हमारी, हम उसी की जिंदाबाद करते हैं जो हमारी बात करता है। हम उसी की जिंदाबाद करेंगे जो हमारी मैनिफेस्टो पे काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा। हम किसी व्यक्ति विशेष का अंधभक्त नहीं है। हम मुस्लिम संगठनों जैसा एक हम ओवैसी का अंधभक्त नहीं है, एक रावण का हम अंधभक्त नहीं है। हम देश की सेवा करते हैं, और देश की सेवा में सवर्ण अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं। सवर्णों ने जाकर अपनी खेत खलिहान दिया तो इन्होंने खाना सीखा। ये बोलते हैं कि सवर्णों ने इनका शोषण किया। सवर्णों ने अपने खेत खलिहान में काम दिया तो इनको खाना मिला। सवर्णों ने अपने यहाँ नौकरी दिया तो इनके पास पैसे आए। सवर्णों ने इनको अपने घर में रखा, उसका पेमेंट दिया तो इनके छत पे त्रिपाल आए। और ये कहते हैं कि सवर्ण हमारा शोषण करते हैं। सवर्ण कभी किसी का शोषण नहीं किया। असली शोषण तो अब सवर्णों की हो रही है, इसको बोलते हैं शोषण करना। आप पे आपका कोई अपराध नहीं है, आपको जेल जाना पड़ेगा, इसको शोषण बोलते हैं जी। आपने हमें पहले से मान लिया है कि आप शोषित हैं। आपने हमें पहले से मान लिया है कि आप गुनाहगार हैं, बिना गुनाह किए। जी, कानून तो ये बनाना चाहिए था कि जब विश्वविद्यालय में ये बोला जाता है कि ब्राह्मण विदेशी हैं, ब्राह्मणों को भगाओ, तो मैं ये समझता हूं कि इस पर कानून आने की आवश्यकता थी कि जब भारत का संविधान कहता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो आप विदेशी कैसे है? और भाई आप कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन विदेशी है, कौन भारत के बाहर का है, कौन भारत के अंदर का है? और अगर कोई विदेशी है, आपको इतना ही पता है, तो आप उसका पासपोर्ट आप ले जाइए, पासपोर्ट कार्यालय में जमा करवाइए, उनको बताइए कि देखिए दो देश ले रखिए। जी, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए। जी, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर कार्यवाही तो की नहीं जाएगी। यदि आपने जातिगत गाली दी तो आप पर तो कार्यवाही सुनिश्चित है, लेकिन उनके ऊपर कार्यवाही इसलिए नहीं होगी क्योंकि वह स्वतंत्र है, उनको और आजादी दे दी गई। अब सवाल और इसके साथ में ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी जो एजुकेशन की बात करते थे, वो वाकई में क्या शिक्षित करना चाहते हैं देश को या नहीं? अगर शिक्षित करना चाहते तो वो इस तरह का बिल नहीं लाते, इस तरह का कानून नहीं बनने देते, और धर्मेंद्र प्रधान आज सफाई नहीं दे रहे होते। उनके तमाम हजारों कार्यकर्ताओं ने रिजाइन कर दिया है, त्याग दी है भारतीय जनता पार्टी, और अभी भी इनको समझ में ये नहीं आ रहा है, इनको ये लग रहा है कि अभी हम सफाई देने से बच जाएंगे, ये कह देने भर से कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होता। तो संविधान के अंदर किस कानून का दुरुपयोग नहीं होता? और फिर प्रधानमंत्री क्या ये कभी आज तक कहता है कि इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा, या पुलिस कहती है या अधिकारी कहता है? भाई वो तो कह रहे हैं सभी के सभी कि ये कानून है, इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा, लेकिन होता किस कानून का नहीं? सभी कानूनों का होता है, लेकिन जानबूझ करके दुरुपयोग खुद ही इन्होंने उस कानून को ही एक दुरुपयोग बना दिया है, दुरुपयोग कर दिया है। संविधान को रौंद करके कानून बनाया गया है। आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी असमानताएं हैं? जहां समान शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, जहां छात्रों को एक साथ करना चाहिए था, वहां पर असमानता
ले आए इस कानून में, और क्या अब इस तरह से सामान्य वर्ग को सामान्य समझने वाली सरकार क्या कुछ समझेगी? जी। बिल्कुल समझेगी सरकार, और नहीं समझेगी तो हम उसको समझा देंगे सरकार को। सबसे पहले तो इस बिल में 3 ऐसे क्लॉज हैं जिससे जी। हम लोगों को घोर आपत्ति है। सबसे पहले तो 2012 में जो बिल आई थी उसको इन्होंने ना कोई नोटिफिकेशन दिया, ना इन्होंने जारी किया। आज 2026 में आकर 13 जनवरी को बिना संसद में चर्चा किए आप नोटिफिकेशन जारी करते हो कि ये कानून आप लोगों के लिए लागू किया जाएगा। एक बात बताइए कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो बच्चे आपस में एक साथ पढ़ते हैं, उसमें अनेक धर्म अनेक जातियों से होते हैं, विकलांग होते हैं, सब होते हैं, वहां पे पढ़ते हैं। उन्हें आज तक ये नहीं पता था कि हमें करना क्या है, लेकिन आप उनको आज बता रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप उनको आज बता रहे हैं इस बिल के माध्यम से कि सवर्ण हमेशा तुम्हारा शोषण किए हैं और तुम्हें बदला लेने के लिए हमने ये कानून बनाया है। आप उनके मन में ये जहर घोल रहे हैं। जो बच्चे एक साथ बैठकर खेला करते थे, जो बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ा करते थे, आज उनके दिमाग में सिर्फ यही चलेगा कि प्रकाश मिश्रा ब्राह्मण है तो इसने मेरा शोषण किया है, इसको किसी न किसी गलत आरोप में हमको फंसाना है। जी। इस बिल को आप इसलिए लाए हैं, इस बिल को लाकर आप गृह युद्ध कराना चाहते हैं, आप जातियों में लोगों को बांटना चाहते हैं। प्रकाश मिश्रा जी, एक छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा। किसी की गलती भर से क्या डिग्री छीनी जा सकती है? किसी की सिर्फ गलती भर से? ये तो अंग्रेज किया करते थे अपने दौर में, किसी को पहले डिग्री के नाम पर डराया धमकाया, केस बना दिया गया और डिग्री छीन लेते थे। डिग्री छीनना कौन सा छीन रहा है? बिल्कुल मैं आपके इसी सवाल पे आ रहा था, इसी सवाल का मुझे पता था ये आप सवाल करेंगे, इसी सवाल पे आ रहा था कि जो कानून जो इस्लामिक कंट्रियों में चलता है, अभी आपने देखा है श्रीलंका में क्या हुआ, अभी आपने देखा है कि बांग्लादेश में क्या हुआ है, अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका कैसे धौंस जमा रहा है अनेक कंट्रियों पे। यही होता है, आपको जातियों में लड़ाया जाएगा, आप लड़ेंगे, गृह युद्ध होगा, उसके बाद क्या होगा? आप पे आपके देश, ये बताइए देश के लिए नुकसानदायक है। आरक्षण जो है वो देश के लिए नुकसानदायक है, SC ST है वो किसके लिए नुकसानदायक? एक सवर्णों के लिए नहीं है, ये देश के लिए नुकसानदायक है। आप अपने घर में 4 भाइयों को लड़ा रहे हैं आपस में, इससे किसका नुकसान होने वाला है? इससे देश का नुकसान होने वाला है, इससे किसी समाज का नुकसान तो होगा ही होगा, इससे देश का नुकसान होने वाला है। और इस तरह का बिल कम से कम शैक्षणिक संस्थानों में नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में बच्चे पढ़ते हैं, इस देश का भविष्य होते हैं। उस शैक्षणिक संस्थानों में ऐसा बिल लाकर आप बच्चों को लड़ा रहे हैं, आप बच्चों के मस्तिष्क में ये डाल रहे हैं कि फलाना ने आपका शोषण किया है, इसको आप फंसाओ। जी। अच्छा, वहीं पर एक सवाल और उठता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पर तो ये कानून लागू होता है, लेकिन जामिया इस्लामिया पर लागू नहीं होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लागू नहीं होता है। यही कानून इसी देश के अंदर, क्या वो पाकिस्तान में है? सवाल ये भी उठता है कि भाई वहां क्यों लागू नहीं, वहां कैसे आप छोड़ दे रहे हैं? सवर्ण आर्मी, जो सवर्ण भारत के अंदर कुछ डरे हुए हैं, कुछ बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत सारे सवर्ण परेशान हैं, जो सामान्य वर्ग में तो हैं, बहुत जो सामान्य वर्ग है वो पूरा डरा हुआ है, अपने सोच रहा है कि वापस किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि मोदी जी जो कुछ करते हैं तो फिर उसको पक्का कानून ही बना देते हैं। और शायद हम यदि नाकामयाब होते हैं तो आगे का क्या रास्ता तय किया जाएगा, क्या रणनीति बनाई जाएगी, उनके लिए सवर्ण आर्मी की तरफ से क्या मैसेज इस समय जाएगा? क्योंकि इस समय जो परेशान है, वाकई में उनकी परेशानी बनती भी है कि वो इसलिए परेशान नहीं है, ये कांग्रेस ने किया है, ये नए भारत की नई कांग्रेस ने किया है, इसलिए। जी। मैं इस देश के सभी सवर्णों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सवर्ण आर्मी किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी पार्टी से डरने वाली नहीं है, और कोई भी हम पे अत्याचार करेगा या अत्याचार करने के लिए कोई बिल लाएगा, हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मोदी सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेगी तो मैं आपको गारंटी के साथ करता हूं कि 2 सालों के अंदर मोदी की सरकार गिर जाएगी। मोदी सरकार में, जैसे आपने अभी कहा, अभी मैं बिहार की बात बता रहा हूं,
एक वही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जितने भी सवर्ण कार्यकर्ता हैं अगले 2 महीने में सब इस्तीफा अपना भेजेंगे। और जितने भी सवर्ण नेता हैं, सांसद है, विधायक हैं, सभी इस्तीफा सौंपेंगे। और अगर ये बिल वापस नहीं होती है तो मोदी सरकार को 2 साल में गिरना पड़ेगा, ये आप लिख कर रख लीजिए। और मैं सभी अपने सवर्णों से यह बात कहना चाहता हूं कि इस बिल को वापस कराना लक्ष्य ही नहीं, ये प्रण है स्वर्ण आर्मी का। और निश्चित तौर पर इस बिल को वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए प्रकाश मिश्रा साहब। आप जुड़े और ऐसे वक्त में सवर्ण आर्मी जो है देश के सवर्णों को संबोधित किया, आपने प्रतिनिधित्व किया सवर्ण आर्मी की तरफ से। सवर्णों के नाम जो आपने मैसेज दिया है, क्योंकि समय जो माहौल है ऐसे में उनको समझाए रखना, एक विश्वास बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस देश में जहां संविधान को पैरों तले रौंद कर सरकारें अपना काम कर रही हैं, ऐसे में राष्ट्रवादी लोग कहां जाएंगे, भारत को मानने वाले लोग कहां जाएंगे, भारत को पूजने वाले लोग कहां जाएंगे, जिनके लिए भारत और संविधान केवल देश या फिर एक पुस्तक नहीं है, पूजा पद्धति है। वो उसको अपने धर्म से पहले देश को वरीयता देते हैं, धर्म ग्रंथों से पहले संविधान को वरीयता देते हैं और बढ़कर मानते भी हैं। इस राष्ट्र को पूछते हैं, राष्ट्र के लोगों को नहीं पूछते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।